गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अतीक प्रताप आज आप लोगों को सेकंड सेम का फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज को पढ़ाऊंगा। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था भारतीय शिक्षा विचारक अर्थात भारत के कुछ वो शिक्षा शास्त्री जिन्होंने भारत के लिए शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े मूल्यवान हैं। उनको हम पढ़ रहे थे। उनमें से कुछ शिक्षा शास्त्रियों को मैंने पढ़ा दिया था। तो आगे हम पढ़ेंगे आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अर्थात डॉक्टर राधाकृष्णन। इनको देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, बहुत बड़े हिंदू विचारक थे, जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में विश्वविख्यात हैं। इनको थोड़ा सा उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जीवन परिचय क्या है तो इनको देखते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1988 ईस्वी को 5 सितंबर सन 1988 को तिरुतनी ये गाँव था तमिलनाडु में, वहाँ पर हुआ था। एक बार फिर देखते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर सन 1988 तिरुतनी गाँव था तमिलनाडु में, उस जगह हुआ था। और 5 सितंबर को क्या है, 5 सितंबर थोड़ा जान लेते हैं। जब ये राष्ट्रपति थे, साथ साथ शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षक भी थे, तो इनके जो अनुयायी थे, इनके जो समर्थक थे, इनके शिष्य थे, सामूहिक रूप से इनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा जन्मदिन आप मत बनाइए, मेरा जन्मदिन उन दुनिया के सभी शिक्षकों के लिए बनाइए, भारत के सभी शिक्षकों के लिए बनाइए, जो उनके लिए सम्मान की बात हो। इसलिए 5 सितंबर यहाँ देख लेते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हम ध्यान रखेंगे राधाकृष्णन के जन्म को ही, डॉक्टर राधाकृष्णन थे भारत के उपराष्ट्रपति, बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए। उनके जन्म को शिक्षक को सम्मान के लिए मनाया गया, जिसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कहते हैं। और वो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये तमाम की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखें। हाँ, एक और चीज़ है, इसके अलावा विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस यहीं पर लिख रहे हैं हम लोग 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये बचपन से ही कैसे थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मेधावी छात्र थे या मेधावी थे। इनके पूर्वज उनको और देख लेते हैं। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी थे, जो गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। इनकी माता का नाम सीतम्मा था। सीतम्मा बड़ी धार्मिक महिला थी, बड़ी आस्थावान महिला थी। इनका प्रभाव इनके बच्चों पर भी पड़ा, इनकी संतानों पर भी पड़ा। और इनके माता पिता के 6 संतानें थीं, इनमें 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। ये राधाकृष्णन दूसरे नंबर की संतान थे। आगे देखते हैं। इनके पिता सरपल्ली गांव में रहते थे, न सिर्फ पिता बल्कि इनके पूर्वज भी सरपल्ली गांव में रहते थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन 8 वर्ष तक अपने गांव में रहे। और इनकी यादों को सजोने के लिए ही जो सरपल्ली है वो शब्द तब से जुड़ा चला आ रहा है। 20 वर्ष की आयु उन्होंने लेखन शोध लिखा, लेखन में रिसर्च होती है, उस पेपर को लिखा। 17 अप्रैल सन 1975 को इनकी मृत्यु हो गई। अब इनका आगे देखते हैं। 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये फिलोसफी में असिस्टेंट प्रोफेसर हुए। उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये इनको जो संविधान सभा का निर्माण किया गया उस समय 1947 से 1949 तक क्या हुआ, ये संविधान सभा के सदस्य रहे। हालांकि संविधान सभा में
जो सदस्य थे उन्होंने उनका विरोध किया, क्योंकि वो कहते थे कि ये फिलोसफर हैं, ये दर्शन शास्त्री हैं, ये व्यवहारिक चीज़ों को उतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका उलट हुआ, इसका उल्टे हुआ और उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमताओं को वहाँ पर साबित किया, अपनी कुशलता को साबित किया और संविधान सभा में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। आगे देखते हैं, जब सन 1952 को देश आज़ाद हुआ और देश का जो चुनाव हुआ वो आम चुनाव हुआ, उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सराहनीय कार्य किया, उल्लेखनीय कार्य किया और सन 1949 से लेकर 1950 में इनको जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने हायर एजुकेशन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए और सुधार से संबंधित बहुत सारी सिफारिशें उन्होंने दी। जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ, उसके बाद ये देश के राष्ट्रपति बनाए गए। तो इस तरीके से इनका राजनीतिक सफर भी उन्होंने देखा। उसके बाद राजनीति के साथ साथ उन्होंने देश के स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटर का भी कार्य किया, राजदूत का भी कार्य किया। ये रशिया के लिए भारत की राजदूत नियुक्त हुए। उस समय भी देश के तमाम राजनीतिज्ञों ने इनका विरोध किया कि एक देश के एक फिलोसफर को राजदूत बनाकर किसी भी देश में भेजना भारत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने अपनी कुशलता से, उन्होंने अपनी वाक्पटुता से, उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमताओं से देश का सम्मान बढ़ाया और राजदूत का जो पद था उसको बेहतर तरीके से निभाया और न सिर्फ रशिया में ही बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय विचारों का, भारतीय क्षमताओं का परिचय कराया। इस तरीके से अब देखते हैं ये इनका राजनीतिक जीवन रहा। उन्होंने तमाम किताबें लिखी, इन किताबों को मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आगे हम पढ़ते हैं। अब इनका देखते हैं शिक्षा दर्शन। इनका शिक्षा दर्शन क्या है? ये क्या थे? ये प्रख्यात शिक्षाविद थे, ये जाने माने शिक्षाविद थे, आस्थावान हिंदू विचारक थे और ये उच्च कोटि के वक्ता थे। इसलिए विश्व को इन्होंने कहा विश्व को जो शिक्षा प्रदान की जाए वो एक इकाई मानकर की जाए, न कि विभिन्न खंडों के रूप में। अर्थात पूरी दुनिया ही क्या है? एक घर है, एक देश है। अर्थात पूरी दुनिया के लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था हो पूरे संसार के लिए एक ही यूनिट मानकर प्रदान की जाए। इस प्रकार से उन्होंने अपने जो भाषा थी, अपने विचार थे, अपने दर्शन, जो हिंदू दर्शन था, उसको पूरी दुनिया में स्थापित किया। अब आगे देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं शिक्षा दर्शन हो गया, उसके बाद पाठ्यक्रम की बात करेंगे। पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने कहा कि जो भी तत्कालीन भारतीय शिक्षा में जो करिकुलम है वो प्रासंगिक नहीं है, उसमें आवश्यक रूप से सुधार किए जाने चाहिए। देश में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, इस प्रकार के पाठ्यक्रम विषय शामिल किए जाने चाहिए जिनको छात्र पढ़ने के बाद अपनी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी जो जरूरी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर पाएँ और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने को स्वावलंबी बना पाएँ। ठीक है, ये इनका पाठ्यक्रम था। आगे देखते हैं कि शिक्षण विधि। शिक्षण विधियाँ उन्होंने तत्कालीन एवं प्रचलित शिक्षण विधियों का विरोध किया। उन्होंने कहा जो शिक्षण विधियाँ हैं वो प्रासंगिक नहीं है, उनमें सुधार किए जाने चाहिए। हालांकि उन्होंने प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षण विधियों का वो भी महत्व प्रदान किया, जैसे लेक्चर मेथड, वाद-विवाद मेथड, तर्क-वितर्क मेथड, तर्क मेथड। ठीक है, तो उन्होंने कुछ जो प्राचीन शिक्षण विधियाँ थी उनको भी महत्व प्रदान किया। पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षण विधियाँ हो गई। तीसरा है
शिक्षक। इनके अनुसार डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु मानते थे। हालांकि छात्रों को सर्वसर्वा मानते थे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण महत्व था, उसको कमतर नहीं मानते थे, उनको भी महत्वपूर्ण मानते थे। वो कहते थे कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन दिए जाए, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है उनको बढ़ाया जाए, उनके अनुशासन है उनको बढ़ाया जाए, और किसी भी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों के बिना शिक्षा संभव नहीं है। अर्थात शिक्षक भौतिक रूप से अनिवार्य रूप से होने चाहिए। और उच्च शिक्षा की बात की उन्होंने, उच्च शिक्षा में कहा कि शिक्षक संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। अर्थात शिक्षकों के द्वारा जो भावनाएं होती हैं, शिक्षकों की जो इमोशंस होते हैं, वो और कोई भी संसाधन नहीं दे सकता। शिक्षकों की बात हुई, छात्रों की बात करेंगे। चौथा, छात्र। इन्होंने छात्रों को संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था की आत्मा माना। उन्होंने कहा शिक्षा व्यवस्था में छात्र सर्वोपरि है, छात्रों के बिना संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियां अर्थहीन हैं। सारी की सारी शिक्षा से संबंधित जो कोशिशें हैं या कवायदें हैं वो व्यर्थ है। अगला, छात्र के साथ साथ उन्होंने अनुशासन की बात की। पांचवा, अनुशासन। उन्होंने कहा अनुशासन पर उन्होंने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा वर्तमान समय में भारतीय मूल्यों का ह्रास हुआ है। छात्रों के अंतर जो मानवीय मूल्य हैं, नैतिक वैल्यूज हैं, उनको निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि इनमें कमी आई है। अतः छात्र संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में अनुशासनहीनता जैसी स्थिति है। अर्थात छात्रों को अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासन के लिए जरूरी है कि छात्रों में धार्मिक भावनाएं, नैतिक भावनाएं, चारित्रिक विकास किया जाए ताकि छात्र अनुशासित हो सके। अगली बात की उन्होंने, छठवीं बात करते हैं। ये कुछ चीजें थी, छठवीं बात करते हैं तो देख लेते हैं कि ये इनको कुछ सम्मान प्राप्त हुए, इनको कुछ उपाधियां प्राप्त हुई, इनको देख लेते हैं। सन 1954 में 54 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। यहाँ से एक जीएस का क्वेश्चन बनता है कि भारत का वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसको भारत रत्न प्राप्त हुआ। अर्थात भारत का प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, जिनको 1954 में भारत सरकार द्वारा पहला भारत रत्न प्रदान किया गया। इस प्रकार से हम लोगों ने डॉक्टर राधाकृष्णन के शैक्षिक विचारों को पढ़ा, उनको जाना। इस स्टेटमेंट में बस इतना ही। आपको इनसे संबंधित कोई क्वेरीज करनी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ से आप क्वेरीज कर सकते हैं।